अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर फाइन। आज के लेक्चर में हम यूनिट 13 साउंड के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने साउंड का शॉर्ट लेक्चर किया था, उसमें थ्योरी कवर की थी चैप्टर की। तो अगर आपको वो अच्छे से समझ आ गया है, वो आपने पढ़ा है, तो आपको शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस इस चैप्टर के अटैम्प्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड टू चैप्टर ही हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि उनमें वर्डिंग डिफरेंट होती है, क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट या वर्ड वो वाला यूज़ हुआ होता है उसमें चैप्टर में, लेकिन जो उसका सारा आंसर है वो आपको खुद से लिखना पड़ता है। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा नहीं है। अच्छा, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसके स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। एनालाइज द प्रोसेस ऑफ साउंड ट्रांसमिशन फ्रॉम आउटर ईयर टू ब्रेन। अब ये आपकी बुक में ये बिल्कुल आपको टॉपिक दिया हुआ है, जो मैंने शॉर्ट लेक्चर करवाया उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 114-115 पे ये टॉपिक आपको बताया हुआ है, जिसमें साउंड की पहले एंट्री होती है, फिर वो एंड पे जाके ब्रेन में किस तरह से उसका सारा एनालाइज होता है, साउंड हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, इंटरप्रेट हमारा ब्रेन कैसे करता है, ये सारा टॉपिक वहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने बताना है कि साउंड ट्रांसमिशन हमारे आउटर ईयर से ब्रेन तक आने का जो सारा प्रोसेस है उसको एनालाइज करना है, उसके आपने स्टेप्स बताने हैं। तो आप एज इट इज़ बुक वाला भी लिख सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा समराइज फॉर्म में लिख दिया है कि आउटर ईयर, सबसे पहले आउटर ईयर के क्या कंपोनेंट्स आ जाते हैं, पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल, ये दो चीज़ें आउटर ईयर में आ जाती हैं, आउटर ईयर बना रही होती हैं। ये क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं साउंड वेव्स को और उनको भिजवाती हैं ऑडिटरी कैनाल तक, और फिर ऑडिटरी कैनाल से ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाते हैं, ईयर ड्रम में जाते हैं। फिर मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है, मिडल ईयर में ऑसिकल्स प्रेजेंट हैं। अब जो साउंड वेव्स हैं जो एयर ड्रम में पहुंची, वो एयर ड्रम को वाइब्रेट करवाती हैं। इस वाइब्रेशन की वजह से ये जो है वो साउंड की वाइब्रेशन, साउंड की जो वेव्स हैं वो अब ऑसिकल्स जो है मैलियस, इनके स्टेपर्स, इनको इनमें से पास करती हैं। पास करते हुए क्या होता है, साउंड की एम्पलीफिकेशन होती है। एम्पलीफाई होकर साउंड ओवल विंडो ऑफ द इनर ईयर में ट्रांसमिट हो जाता है। अब हम कहाँ पहुँच गए, इनर ईयर तक साउंड पहुँच चुका है। इनर ईयर में कॉकलिया है। अब वो जो वाइब्रेशंस आ रही हैं सारी, वो अब कॉकलिया में आके एंटर होती हैं। कॉकलिया फ्लूइड फिल्ड बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, ये वेव्स बनाता है। इन वेव्स की वजह से जो हेयर सेल्स है बेसिलर मेम्ब्रेन में, वो स्टिमुलेट होते हैं, और उनकी स्टिमुलेशन की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी है वाइब्रेशन की, वो सारी की सारी ट्रांसफ़र हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इसके बाद ऑडिटरी नर्व जो है, कॉक्लियर नर्व यहाँ पे जो प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ऑडिटरी नर्व के ज़रिए से ब्रेन स्टेम में जाते हैं, और ब्रेन स्टेम में जो प्रोसेसिंग है इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, वो स्टार्ट हो जाती है। अब ब्रेन में पहुंच चुके हैं। ब्रेन में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, जहाँ पे सिग्नल्स जब इसमें पहुंचते हैं ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, जो कि टेम्पोरल लोब में लाई कर रहा होता है, यहाँ पे साउंड को इंटरप्रेट किया जाता है, मीनिंगफुल साउंड। यहाँ पे हमारे दिमाग को समझ आती है, बेसिकली वो उसको प्रोसेस करता है कि जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है वो बेसिकली है क्या, वो स्पीच है, म्यूज़िक है, किस किस्म की वर्डिंग है, क्या साउंड है, वो यहाँ पे सारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो इसके लिए आप पेज नंबर 114-115 देख सकते हैं, टॉपिक वो पूरा वहाँ पे लिखा हुआ है। बेशक ये कर लें या वहाँ से आप कर लें, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसको मैंने समराइज़ कर दिया है। साथ में आप डायग्राम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट आर कॉमन सोर्सेज ऑफ हार्मफुल नॉइज़, असेस देयर इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। ये भी नॉइज़ वाले जो टॉपिक है उसमें आपको सोर्सेज बताए हुए हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने सोर्सेज बताने हैं हार्मफुल नॉइज़ के, और आपने उनका इम्पैक्ट बताना है ह्यूमन हेल्थ पे, उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले हम सोर्सेज बता देते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स होगी, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक प्लेसेस, ये तमाम सोर्सेज हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में क्या है, इंडस्ट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ हैं, मशीन्स हैं, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। इन तमाम चीज़ों की वजह से, फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से साउंड आ रहा है, नॉइज़ आ रहा है बेसिकली। कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं, जैसे साइट फॉर्मेशन, कहीं पे काम हो रहा है, रोड वर्क हो रहा है, इन तमाम चीज़ों की वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, रेंज, रोड व्हीकल्स, वेजल्स, ये तमाम चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट में नॉइज़ को प्रोड्यूस करा रही होती हैं। और पब्लिक प्लेसेस में ओपन मार्केट का साउंड है, नॉइज़ है, स्ट्रीट पार्क, इन ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब इनका इम्पैक्ट क्या है, हियरिंग लॉस हो सकता है एक तो, कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है अगर लाउड नॉइज़ के साथ, तो हमारा जो इनर ईयर के हेयर सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, उसकी वजह से हियरिंग में इम्पेयरमेंट आ सकता है। फिर टिनाइटस होता है, कुछ लोगों को क्या होता है कि उनको कॉन्टीन्यूसली उनके कानों में आवाज़ें आ रही होती है, रिंगिंग हो रही होती है, तो ये किस वजह से, नॉइज़ इंड्यूस्ड ईयर डैमेज होता है बेसिकली। स्लीप डिस्टर्बेंसेज आ सकते हैं, नॉइज़ की वजह से स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से फटीग और मेंटल अलर्टनेस जो है वो रिड्यूस हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ आ सकते हैं, जैसे स्ट्रेस हार्मोन जो है वो एलिवेट हो जाता है, बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
फिर इसके अलावा स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो नॉइज़ की वजह से होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन या इमोशनल स्ट्रेन, ये तमाम चीज़ें नॉइज़ की वजह से हो सकती हैं अगर नॉइज़ से ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है कोई पर्सन। फिर वर्क प्रोडक्टिविटी, नॉइज़ी इन्वायरमेंट की वजह से जो फोकस है हमारा वो कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और इसकी वजह से एरर आने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तमाम इम्पैक्ट्स हैं नॉइज़ के। अच्छा, इसके बाद थर्ड की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। हाउ डू एनिमल्स यूज़ इंफ्रारेड फॉर कम्युनिकेशन, इंफ्रासाउंड फॉर कम्युनिकेशन, कंपेयर दिस विद ह्यूमन कम्युनिकेशन मेथड्स। अच्छा, अब जो इसमें पूछ रहे हैं ये टॉपिक अल्ट्रासाउंड के बाद जो इंफ्रासाउंड है उसमें ये सारा इसका जिक्र है कि एनिमल्स जो है वो इंफ्रासाउंड वेव्स जो होती हैं बेसिकली उनको कम्युनिकेशन के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं। एक तो पहले आपने ये बताना है, और सेकेंडली वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप फिर कंपेयर करें इस कम्युनिकेशन को ह्यूमन कम्युनिकेशन के साथ। तो पहले हम इसका ए पार्ट उसका आंसर देख लें कि एनिमल्स इंफ्रासाउंड कम्युनिकेशन पेज 101 पे दी हुई है, वहाँ से आप पढ़ के फिर यहाँ से आपने आंसर इसका याद कर लेना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन बता देंगे इंफ्रासाउंड होता क्या। इंफ्रासाउंड वेव्स वो साउंड वेव्स है जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, बिलो होती है, और ये इनऑडिबल होती है ह्यूमन के लिए, हमें सुनाई नहीं देती, हमारी ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज में लाई नहीं करती। और वो स्पीशीज जो इसको यूज़ करते हैं एलिफेंट्स हैं, वेल्स हैं, जिराफ्स हैं, ये सारी आपकी बुक में इन तीनों का जिक्र है। पर्पज़ इसका क्या होता है, नेविगेशन के लिए या कोऑर्डिनेशन के लिए, वार्निंग सिग्नल के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये एक पार्ट हो गया कि एनिमल्स जो है वो इंफ्रासाउंड कम्युनिकेशन को ये एनिमल यूज़ कर रहे हैं, इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। सेकंड क्या था, हमने कंपेयर करना है एनिमल इंफ्रासाउंड कम्युनिकेशन को ह्यूमन कम्युनिकेशन के साथ। तो पहला हम जो पॉइंट कंपेयर कर रहे हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी। एनिमल इंफ्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक क्या होती है, 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक होती है। ह्यूमन हम लोग जो अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, हमारा जो साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो ऑडिबल ह्यूमन रेंज है वो क्या है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। फिर रेंज क्या होती है एनिमल इंफ्रासाउंड की, वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस होती है, 10 किलोमीटर से ज़्यादा तक उसकी रेंज होती है। लेकिन ह्यूमन कम्युनिकेशन क्या है कि शॉर्ट टू मीडियम इसकी रेंज होती है विदाउट एनी एड्स, यानी कि अगर हम माइक नहीं यूज़ कर रहे, कोई और टेक्नोलॉजिकल एड यूज़ नहीं कर रहे, तो इसकी रेंज शॉर्ट से मीडियम है। फिर इसको मीडियम चाहिए कि नहीं, एनिमल इंफ्रासाउंड को एयर चाहिए, ग्राउंड, वाटर, ये तमाम मीडियम ये यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन कम्युनिकेशन एयर यूज़ कर सकते हैं, लाइट को यूज़ किया जा सकता है विजुअल फॉर्म में, और टेक्निकल टूल्स को यूज़ किया जा सकता है। पर्पस क्या होता है, मीटिंग के लिए, डेंजर अलर्ट्स के लिए, माइग्रेशन, इन तमाम पर्पसेस के लिए एनिमल इंफ्रासाउंड कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। ह्यूमन कम्युनिकेशन सोशल के लिए, ठीक है, जब हम कहीं पर बैठे हुए हैं, क्लब में, स्कूल, कॉलेज, किसी भी जगह, ठीक है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी को यूज़ करके। इमोशनल, डिजिटल, ये तमाम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। डिटेक्शन क्या है, ये ह्यूमन इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज में लाई नहीं करता। और ये जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है ये डिटेक्टेबल है, जो हेयरिंग रेंज है उसी के अंदर ये डिटेक्टेबल है, उससे ज़्यादा इसको फिर सुना नहीं जा सकता, डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, इवेलुएट द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। जो अल्ट्रासाउंड का टॉपिक है उसमें इसके जो यूजेस हैं उनमें क्लीनिंग का था, ठीक है, उसमें ये पूछा हुआ है कि उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को डिस्कस करें, बताएं। एडवांटेजेस क्या हैं कि एक तो ये थॉरो एंड डीप क्लीनिंग जो है वो करवाता है, ये उन तमाम जगहों पे पहुंच जाता है जो कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं, ब्लाइंड होल्स हैं, जहाँ पे मैनुअल क्लीनिंग नहीं जहाँ पे हो सकती, या अगर हो भी सके तो वो इनफेक्टिव होती है, तो वहाँ पे हमें ये फ़ायदा देता है। इसके अलावा ये नॉन डैमेजिंग है, ये जेंटल होता है ज्वेलरी वगैरह पे, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स पे जब हम इसको अच्छे से यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये टाइम एफिशिएंट है, ये मल्टीपल आइटम्स को मिनट्स में जो है वो क्लीन कर देता है, इससे टाइम की बचत हो जाती है। इसके अलावा मैनुअल एफर्ट जो है उसको ये कम करवा देता है, स्क्रबिंग या ब्रशिंग जो है या ह्यूमन एरर उसको मिनिमाइज़ करवा देता है। इसके अलावा ये एक तरह से इको फ्रेंडली ऑप्शंस भी हैं कि इसमें हम बायोडिग्रेडेबल या वाटर बेस्ड क्लीनिंग सोल्यूशन को यूज़ करते हैं, और इससे क्या होता है, केमिकल एक्सपोजर रिड्यूस हो जाता है। और लिमिटेशन इसकी क्या है कि एक तो ये है कि इक्विपमेंट इसके लिए जो है वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं, ठीक है, अगर खास तौर पर अगर हमें इंडस्ट्रियल यूनिट पे लगाने हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, ये इसकी एक लिमिटेशन है। नॉट सूटेबल फॉर ऑल मटेरियल, के कुछ ऐसे सॉफ्ट या पोरस मटेरियल्स होते हैं जैसा कि सर्टन प्लास्टिक या कुछ वुड, उनके लिए ये क्या है कि डैमेजिंग हो सकता है, ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं लिक्विड को, तो यहाँ पे ये इसकी लिमिटेशन आ जाती है। इसके अलावा इसके लिए प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए, इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड कर रही होती है कि हम जो फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं क्लीनिंग के लिए वो उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका वो टारगेट उसने किस चीज़ को करना है, तो ये चीज़ें जो है फिर हमें देखनी पड़ती हैं। रेजिडुअल कंटामिनेशन रिस्क क्या है कि आइटम्स को अच्छे से आपने साफ़ करना है, उसको रिंस करके ड्राई करना है ताकि केमिकल रेजिड्यू ना कोई बच जाए, कंटामिनेशन ना हो जाए, तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है।
और इसके अलावा हियरिंग रिस्क आ जाता है कि इसमें जो साउंड्स हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स होते हैं, वो इरिटेटिंग हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं अगर हम प्रोटेक्टिव मेजर्स को नहीं साथ में लेके चल रहे। तो ये तमाम इसके लिमिटेशंस में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन द सॉलिड्स देन लिक्विड्स एंड गैसेज। ये भी आपके चैप्टर में पेज 106 पे ये टॉपिक दिया हुआ है, वहीं से मैंने थोड़ा समराइज़ करके इसको लिख दिया है। इसमें पूछ रहे हैं कि साउंड वेव्स जो हैं वो सॉलिड्स में ज़्यादा तेज़ी से या फास्ट क्यों वो ट्रैवल करती हैं, उनकी स्पीड क्यों ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स या गैसेस। तो इसमें क्या रीज़न है, सबसे पहले कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, जब वो टाइटली पैक्ड हैं उनके दरमियान जो फोर्सेज हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से जो वाइब्रेशन है साउंड वेव्स हैं वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे बहुत तेज़ी से पहुँच जाती हैं, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का फासला है ही नहीं, बहुत थोड़ा सा फासला है, तो वो साउंड वेव जो है वाइब्रेशन ईजीली फ़ौरन से जल्दी से पहुंच जाती है एक पार्टिकल से दूसरे में और अल्टीमेटली पूरे सॉलिड में। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल लेस टाइटली पैक्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, लेकिन गैसेस के मुकाबले में तो वो फिर भी क्लोज टुगेदर होते हैं, तो इसकी वजह से साउंड वेव यहाँ पे लिक्विड में गैसेस के मुकाबले में थोड़ी सी तेज़ी से ट्रांसफ़र होती हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं जैसा कि सॉलिड में। और गैसेस में क्या है, पार्टिकल्स वाइडली स्पेस्ड एंड ये देख जैसे ये इधर फिगर में दिखाया हुआ इतने जो है वो वाइडली स्पेस्ड है, इसकी वजह से वाइब्रेशंस को ट्रांसफ़र होना एक पार्टिकल से दूसरे में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, हार्डर हो जाता है, इस वजह से इसमें स्पीड सबसे स्लो हो जाती है। फिर लिक्विड में देखना है पार्टिकल फिर भी क्लोज टुगेदर है और सॉलिड में बिल्कुल कॉम्पैक्ट पैक्ड है। तो ये पेज 106 पे टॉपिक दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है जी क्वेश्चन 6, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हाउ टू प्लास्टिक ग्लासेस विद अ स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन देम कुड बी बेटर वे टू कम्युनिकेट देन मियरली शाउटिंग थ्रू द एयर। जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है ना, अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन 5 पढ़ा है उसका जो आंसर था वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। इसमें क्या है देखें, कह रहे हैं कि 2 प्लास्टिक ग्लासेस हैं, उनके दरमियान एक स्ट्रिंग है और अगर हम उसके ज़रिए से कम्युनिकेट करते हैं तो ये प्रोसेस किस तरह से ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि बजाय इसके कि हम एयर के थ्रू, एयर मीडियम के थ्रू बात कर रहे हों। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताना है, देखिए जो प्लास्टिक ग्लासेस है ना वो बेटर वे है कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक एक सॉलिड में आ जाता है और एयर क्या है, गैस है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होती है और हमारे पास गैसेस में स्पीड कम होती है, तो इसलिए क्या है कि ये सॉलिड जो है वो कंडक्ट करते हैं साउंड वाइब्रेशन को ज़्यादा एफिशिएंटली एज कम्पेयर टू एयर। सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं और साउंड वेव ट्रैवल करती हैं तेज़ी से, लेस एनर्जी लॉस होता है उनमें एज़ कम्पेयर टू गैसेज जिस तरह से कि एयर होगी, और एयर में क्या पार्टिकल फार अपार्ट होते हैं। तो इसलिए अगर हम बोलेंगे प्लास्टिक ग्लासेस में सॉलिड मटेरियल है, ये जो स्ट्रिंग है वो ट्रांसमिट करेगी वाइब्रेशन डायरेक्टली अदर एंड पे, क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन कंट्रास्ट क्या कि अगर हम एयर मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे साउंड की स्प्रेड आउट हो जाएगा बाकी डायरेक्शन में, वीक होना शुरू हो जाएगा, एनर्जी लॉस ज़्यादा आएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा साउंड। तो इसलिए अगर हम सॉलिड मटेरियल यूज़ करें जैसा कि प्लास्टिक ग्लास स्ट्रिंग, तो ये एक फोकस्ड पाथ प्रोवाइड करता है साउंड के लिए, ये कम्युनिकेशन को ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस। अब ये कह रहे हैं कि अगर 2 आवाज़ें हैं, 2 साउंड हैं, उनकी लाउडनेस बिल्कुल सेम है, तो हम उनमें कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 2 साउंड्स जिनकी सेम लाउडनेस है, हम उनको टिम्बर के ज़रिए से, या जिसको हम क्वालिटी ऑफ साउंड का टॉपिक पढ़ा था वो, उसके ज़रिए से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। टिम्बर क्या है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें अलाउ करता है कि हम यूनिक साउंड जो होता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट या वॉइस का, उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक आवाज़ को दूसरी आवाज़ के साथ। जो डिफरेंस आ रहा होता है टिम्बर में वो वेव फॉर्म ऑफ अ साउंड की वजह से आ रहा होता है, जो डिफरेंट जो हमारे पास जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट है, पियानो, वायलिन है, ड्रम है, हर किसी साउंड की जो वेव फॉर्म है वो डिफरेंट होती है। तो उस वेव फॉर्म में डिफरेंस आने की वजह से जो टिम्बर है, जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो भी डिफरेंट होती है। तो इसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि पियानो की वॉइस है, वायलिन प्ले हो रहा है, अगर उनका सेम नोट भी है या 2 लोग हैं और उनकी सेम वॉल्यूम पे वो बात कर रहे हैं, तो फिर भी हम उनकी आवाज़ पहचान लेते हैं क्योंकि वेव फॉर्म डिफरेंट हो जाती है। तो ये भी पेज नंबर 104-105 पे ये टॉपिक कवर हुआ है। क्वेश्चन 8 की तरफ पढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ मैच इन क्रिकेट स्टेडियम यू सी अ बैट्समैन स्ट्राइकिंग द बॉल बट वी हियर स्ट्रोक साउंड स्लाइटली लेटर, एक्सप्लेन दिस टाइम डिफरेंस। इस पे कह रहे हैं कि जब आप क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हुए मैच देख रहे हैं तो आपको जब नज़र क्या आ रहा है कि बैट्समैन ने अभी स्ट्राइक किया बॉल को, ठीक है, स्ट्राइक होता हुआ आप बॉल को देख रहे हैं, लेकिन आपको जो साउंड है ना वो काफ़ी देर बाद सुनाई देती है। तो ये जो टाइम डिफरेंस में आ रहा है इसका आपने रीज़न बताना है।
तो इसमें कह रहे हैं जब बैट्समैन हिट करता है बॉल को तो जो लाइट और साउंड है वो प्रोड्यूस तो साइमल्टेनियसली हो रही होती है, एक ही वक्त पे प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि जब उसने उसको हिट किया तो आपको दिखाई दिया, साउंड भी उसी वक्त प्रोड्यूस हो गई थी। तो क्या है कि जो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई वो लाइट किस स्पीड से ट्रैवल करती है, इसकी एक्सपोनेंटेड की स्पीड से, तो लाइट की तो ये स्पीड है, तो ये हमें फ़ौरन से दिखाई दे जाता है। लेकिन जो साउंड है ना वो 343 स्पीड पे ट्रैवल कर रहा होता है, तो इस वजह से हमें टाइम लगता है उसको सुनने में, हमारे कानों तक पहुँचने में आवाज़ को टाइम लगता है। तो ये अगेन लिखा हुआ है कि लाइट जो है वो फ़ौरन से पहुंच जाती है क्योंकि वो फास्ट ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन जो साउंड है वो थोड़ा सा टाइम लेता है हमारी लोकेशन तक पहुंचने में, सिर्फ इसकी वजह से इन दोनों की स्पीड में फ़र्क है। तो ऑल्दो जो है सेम टाइम पे दोनों जो फेनोमेनाज है वो हो रही होती हैं, लेकिन हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं सेपरेटली क्योंकि इन दोनों की जो स्पीड है उसमें डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, व्हेन अ पेंडुलम वाइब्रेट्स वी डू नॉट हियर इट साउंड व्हाई। अब ये जो पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, इसमें क्या होता है, इसकी वाइब्रेशन जब हो रही होती है तो ये कह रहे हैं इसमें हमें आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती। इसका आंसर है कि जब पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो हमें इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती क्योंकि इसकी जो मोशन है वो बहुत स्मूथ, जेंटल और लो होती है, एनर्जी इसकी बहुत लो होती है इस मोशन की। तो कुछ एक्शंस हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं नोटिसेबल साउंड, जैसा कि क्लैपिंग है या हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक कर रहे हैं। तो पेंडुलम जो है यहाँ पे वो किसी सरफेस के साथ तो कोलाइड नहीं कर रहा होता, ना ही कोई इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन इसमें प्रोड्यूस हो रही होती है, तो इस वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं प्रोड्यूस होती कि हमें जो साउंड वेव है वो ऑडिबल सुनाई दे इतना। और अगर एक फेंट साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस हो भी रहा है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो हमारी ह्यूमन हियरिंग के थ्रेशोल्ड से इतना लो होता है, यानी कि हमें वो सुनाई नहीं दे सकती वो आवाज़। और एडिशनली जो पेंडुलम की मूवमेंट है वो भी ग्रेजुअली स्लो डाउन हो रही होती है एयर डैम्पिंग की वजह से, तो वो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को फर्दर रिड्यूस कर देती है कि कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो पेंडुलम है वो मोशन में होता है लेकिन इतना उसका इम्पैक्ट नहीं होता, लो इंटेंसिटी वाइब्रेशन होती हैं तो वो हमारे कानों तक आवाज़ आती ही नहीं है, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, 2 स्टूडेंट्स आर टॉकिंग इन द कॉरिडोर ऑफ योर स्कूल, यू कैन हियर देम इन योर क्लासरूम बट यू कैन नॉट सी देम हाउ। 2 स्टूडेंट्स हैं जो कॉरिडोर में आपको बातें करते हुए सुनाई तो दे रहे लेकिन आप उनको देख नहीं सकते, क्यों। तो इसमें कह रहे हैं कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको सुन सकते हैं क्योंकि साउंड जो है वो ट्रैवल करता है ऑब्स्टेकल में से, स्मॉल ओपनिंग में से, यानी कि जो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना है, लेकिन लाइट जो है वो तो बेंड नहीं हो रही होती है अराउंड द कॉर्नर्स इजीली। डायफ्रैक्शन के लिए ये साथ में फिगर देख लें, इसमें क्या होता है जो साउंड वेव्स के लिए हम अगर बात करें तो ये ऑब्स्टेकल के अराउंड वो बेंडिंग उनकी होना शुरू हो जाती है और ट्रांसफ़र होती रहती हैं वो ऑब्स्टेकल में से भी, लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं होता। तो कहने के साउंड जो है वो वाइब्रेशन की फॉर्म में ट्रैवल होता है और ये वाइब्रेशन डायफ्रैक्ट भी हो सकती हैं, बेंड भी कर सकती हैं डोर वेज में, वॉल में से, बाकी बैरियर्स में। इस वजह से साउंड वेव्स जो हैं वो हमारे क्लासरूम तक भी आ रही हैं और हमें ऑडिबल है वो कन्वर्सेशन सारी हो रही है। लेकिन जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बेंड नहीं करती, तो हमें फिर वो साइट दिखाई नहीं दे रही, हमें वो मिरर की या हम जो है स्टूडेंट्स को देख नहीं पा रहे, तो इस वजह से हम उनको सुन तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 11th, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू स्टॉप एको एंड रिवर्बरेशन इफेक्ट्स इन अ लार्ज रूम। जिस तरह से एक हॉल है, ठीक है, उसमें जिस वक्त बात की जा रही है, कोई स्पीच कर रहा है, तो हम वहाँ पे एको और रिवर्बरेशन इफेक्ट्स को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, वहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स बताने हैं। तो हमने फोकस इस चीज़ पे करना है कि हम ऐसी सरफेस को वहाँ पे यूज़ करें जो कि साउंड को एब्जॉर्ब करे। तो उसके लिए हम कुछ सॉफ्ट पोरस मटेरियल यूज़ कर सकते हैं या कोई अकाउस्टिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं वेल प्लान्ड। तो इन तमाम स्ट्रेटजीज़ की वजह से साउंड क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, स्पेशली क्लासरूम, ऑडिटोरियम, स्टूडियो, कॉन्फ्रेंस रूम, इन तमाम जगहों पे इनको यूज़ किया जाता है। और ये तमाम नीचे स्टेप्स हैं, सेवरल स्टेप्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, साउंड को डिफ्यूज़ करवाने के लिए, साउंड रिफ्लेक्शन को ब्लॉक करने के लिए। हम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अकाउस्टिक पैनल्स होते हैं, फोम है, कारपेट्स, कर्टन्स हैं, ये मटेरियल एब्जॉर्ब करवा देते हैं साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट होने की बजाय। तो इस तरह से क्या होगा, एको और रिवर्बरेशन कम हो जाएगी। कारपेट्स और रग्स को जो है वो इंस्टॉल करवाया जाता है क्योंकि कारपेट्स और रग्स जो है वो साउंड एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, स्पेशली हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स को कवर करते हैं, लार्ज फ्लोर एरियाज़ को, और डैम्पन कर देते हैं साउंड रिफ्लेक्शन को। फिर हैवी कर्टन्स और जो ड्रेप्स हैं, जिनमें थिक कर्टन्स को अगर हम विंडो के आगे हैंग कर दिया जाए वॉल के आगे, तो ये मटेरियल एब्जॉर्ब करेंगे साउंड वाइब्रेशन को और उनकी बाउंसिंग बैक को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा अकाउस्टिक सीलिंग्स करवाई जा सकती हैं टायर्स की मदद से, कि जो है ये क्या करते हैं, ये भी बाउंस ऑफ करती हैं उनको, साउंड को, और इससे रिड्यूस हो सकता है साउंड रिफ्लेक्शन और ओवरऑल अकाउस्टिक इंप्रूव हो जाती है। और ये पेज नंबर 113, 114 पे भी ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसको बस हमने थोड़ा सा इन्हांस करके लिख दिया है। तो
यहाँ तक हमारे पास टोटल 11 कॉन्सेप्चुअल इसके क्वेश्चन शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे, तो वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। किसी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड।